नमो नमः। क्लास 3 और पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने लिंग की पहचान इस विषय पर गहन अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मुख्य दो भेदों को देखते हुए किन शब्दों से हम पुल्लिंग के बारे में बोध कराते हैं, जानते हैं, और किन शब्दों के माध्यम से हम स्त्रीलिंग का बोध करा पाते हैं, जानते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के विभेदों को देखा था, कैसे हम पहचानते हैं, उनकी परिभाषाओं को देखा था। इसी के अंतर्गत अगले क्रम में बढ़ते हुए पेज नंबर 30 पर देखिए, 3030 पर इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था पेज नंबर 29 पर, और इसमें हम लोगों ने देखा कि एक बालक केले को खाता है और एक बालिका मिर्च एक पौधे से तोड़कर लाती है। तो वहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को हम लोगों ने देखा था, कैसे पुल्लिंग के शब्दों को प्रयोग किया जाता है, कैसे स्त्रीलिंग के शब्दों को प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पेज नंबर 30 पर कहते हैं कि इन वाक्यों को देखने से पता चलता है कि केला पुल्लिंग है जबकि मिर्च स्त्रीलिंग है। इस प्रकार बिना जान वाले अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग आप स्वयं पता कर सकते हैं अपने व्यवहार से। यानी कि आप अपनी आम दिनचर्या की भाषा में, अपनी आम बोलचाल की भाषा में कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, किन शब्दों को बोलने से पुल्लिंग का बोध होता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है, यह आप अपनी बोलचाल की भाषा में बोलकर, इसको समझकर, याद कर आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो बताया था कि केला मत खाओ, यानी केला शब्द क्या हुआ था वहाँ पर, पुल्लिंग बताया गया। और उसी के ठीक अगले शब्द में था मिर्च। तो मिर्च के लिए बोला था कि मिर्च हरे रंग की होती है। तो इस प्रकार से मिर्च शब्द स्त्रीलिंगवाची बन गया था और केला शब्द पुल्लिंगवाची। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी, एक अवस्था थी, वह कौन सी, कि निर्जीवात्मकता बनी रहे। तो जो वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी पुल्लिंग का नाम हो, किसी स्त्रीलिंग का नाम, जैसे महिला विशेष का नाम हो, बालक विशेष का कोई नाम होता है, तो उन सभी नाम को, संज्ञाओं को बोलने से हम पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लेकिन वहाँ पर प्राणात्मक है, क्यों? क्योंकि वे सभी तो प्राणधारी हैं, कोई न कोई मनुष्य है, जीव है, पशु है, इत्यादि हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, जितनी भी थिंग्स है, वस्तुएं होती हैं, उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध होता है। जैसा कि आप कहेंगे केला के लिए, तो आप कहेंगे केला मत खाओ, ठीक है। तो केला शब्द यहाँ पर बताया गया था पुल्लिंगवाची, और उसी के अलग से बताया गया मिर्च शब्द। तो बोले मिर्च हरे रंग की होती है, तो इससे यह बोध हुआ था कि मिर्च शब्द स्त्रीलिंगवाची है। तो आगे बोलते हैं कि बिना प्राण वाले अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग आप स्वयं पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे स्वयं से? बोले इसके लिए आपको उन शब्दों का अपने जीवन में व्यवहार करना होगा, उनको प्रयोग करना होगा, और यह ध्यान देना होगा कि उन सभी शब्दों के लिए आप कौन से विशेषण का, यानी ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होने का बोध हो, निर्धारण होता हो। अब अगले क्रम में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ शब्द दिए गए हैं: अंगूर, कुआं, ढक्कन, डंडा, हीरा, सेब, सोना, फल, घड़ा और पहाड़। ऐसे कुछ शब्द चुनिंदा दिए गए हैं जिनमें इनमें रंगीन शब्द पुल्लिंग हैं। अर्थात यह सारे जितने भी शब्द बताए गए, यह सारे पुल्लिंगवाची हैं। इनको बोलने से, व्यवहार करने से पुल्लिंग का बोध होता है, पुंस्त्व का बोध होता है। यह कैसे होगा? कुछ शब्दों को देखते हैं। तो पहले अंश में बोला जा रहा है कि खट्टा अंगूर, गहरा कुआं, छोटा ढक्कन इत्यादि। तो आया खट्टा अंगूर। अंगूर ग्रेप्स, जो आप एक फल है, जानते हैं। तो बोले अंगूर के लिए आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या अंगूर शब्द के लिए, अंगूर के लिए जब आप वाक्य बनाते हो, तो क्या उस वाक्य को पढ़ने से, बोलने से स्त्रीत्व का बोध होता है या पुंस्त्व का, यानी पुल्लिंग जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जाति का? तो आप कभी भी अंगूर खाएंगे या अंगूर कभी दुकान से, फल वाले से खरीदेंगे, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब अंगूर कैसे हैं, अंगूर खट्टा है, अंगूर मीठा है, अंगूर किस स्वाद का है, कैसे स्वाद का है। तो इन सभी शब्दों को प्रयोग करने से आप यह सामान्य रूप से समझ पाएंगे कि अंगूर पुल्लिंग जाति का बोध कराता है, पुंस्त्व का बोध कराता है। कैसे? क्योंकि मीठा है। आप कभी यह नहीं बोलेंगे कि अंगूर मीठी है या अंगूर खट्टी है। खट्टी और मीठी, ये दोनों शब्द स्त्रीत्व का बोध कराने वाले हैं। ठीक इससे विपरीत विलोम बना देंगे तो बन जाएगा अंगूर खट्टा है, अंगूर मीठा है। तो मीठा है, खट्टा है, यह सारे शब्द पुंस्त्व का बोध कराने वाले हैं। इसी में अगला क्रम है गहरा कुआं। तो लिखा हुआ कुआं, वेल, जिसपे जहाँ से लोग पानी निकालते हैं। तो पानी निकालने का यह जो माध्यम है कुआं, तो बोलते हैं कुआं की कैसी अवस्था है? कुआं है गहरा, कुआं कम गहरा है, कुआं ज़्यादा गहरा है।
ऐसा तो नहीं बोलते कुआं गहरी है, कुआं छोटी है, कुआं बड़ी है, नहीं, कुआं बड़ा है, छोटा है, ऐसा बोला जाता है। तो छोटा, बड़ा, गहरा इत्यादि शब्दों से आप यह समझ पाएंगे कि यह पुंस्त्व का बोध कराता है। अतः कुआं और अंगूर यह दोनों ही क्या हुए, पुंस्त्व का बोध कराने के कारण यह पुरुष जाति में यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला क्रम आया छोटा ढक्कन, मोटा डंडा। बोले ढक्कन ऐसा एक कैप किसी पात्र का हो, किसी भी चीज़ का ढक्कन हो, तो बोलते हैं ढक्कन खो गया, ढक्कन लेकर आओ, ढक्कन मिल गया, ढक्कन गिर गया, ढक्कन उठाओ। तो इत्यादि वाक्यों को प्रयोग करने से, इन शब्दों के बोलने से आप यह सामान्य रूप से समझ पाएंगे कि ढक्कन क्या है, पुल्लिंगवाची शब्द है। ढक्कन है, अंगूर है, कुआं, यह सारी निर्जीव वस्तु है। ऐसा तो नहीं है कि कुआं चलता हो अपने पैर से, कुआं कोई क्रिया करता हो, अंगूर चलता हो, अंगूर हमारे जैसा प्राणियों की तरह कोई कार्य करता हो, नहीं, ये सारी वस्तुएं हैं। तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का विभेद होता है, जिसको हम अभी देख रहे हैं। अगला क्रम आया मोटा डंडा। डंडा माने एक लाठी, स्टिक। तो बोले ऐसी कोई स्टिक, ऐसी लाठी को आप बोलते हैं डंडा लेकर आओ। डंडा कैसा है, डंडा मोटा है, डंडा पतला है। तो पतला है, मोटा है, ये सारी जो अवस्थाएं बता रही हैं, ऐसे जो शब्दों का विशेषण है, तो ये सारे विशेषण शब्द व्यक्त कर देते हैं, बताते हैं कि डंडा शब्द भी क्या है, पुल्लिंगवाची है। ठीक, स्त्रीलिंग नहीं। ऐसा तो कभी नहीं बोला कि डंडा पतली है, डंडा मोटी है, डंडा बड़ी है, डंडा छोटी है, नहीं, डंडा बड़ा है, डंडा छोटा है, डंडा मोटा है, ऐसा डंडा पतला है। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने से आप यह समझ पाएंगे कि डंडा शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही गिना जाएगा। अगला क्रम आता है, बोलते हैं चमकीला हीरा, मीठा सेब। चमकीला हीरा, हीरा डायमंड एक प्रकार का रत्न। तो बोले कि ऐसा रत्न हीरा, हीरा शब्द के लिए हीरा बहुत सुंदर होता है, अनमोल होता है। तो देखिए हीरा सुंदर होता है, होती नहीं है कहा जाएगा, हीरा अनमोल होता है, होती नहीं है कहा जाएगा। और मान लीजिए एक दो वाक्य कहा जाए कि हीरा किस कैसा है, हीरा कितना बड़ा है, हीरा कितना छोटा है, हीरा कितने भाव का है। तो ये सारे वाक्य बताते हैं का है, की है, के हैं। तो इन सभी के का के प्रयोग करने से, या हीरा चमकीला, यहाँ पर चमकीला शब्द विशेषण लिखा हुआ है। तो हीरा कैसा होता है, वो तो चमकदार होता है, होती तो नहीं है। तो हीरा चमकीला होता है, ना कि हीरा चमकीली होती है। हीरा चमकीली होती है ऐसा कभी आप वाक्य ना तो सुनेंगे और ना आप खुद प्रयोग भी करेंगे। तो क्या बोला जाएगा, हीरा चमकीला होता है, हीरा चमकदार होता है, हीरा चमकने वाला होता है। तो ऐसा जो हीरा चमकने वाला है, चमकदार हीरा है, तो स्पष्ट हो जाता है कि चमकीला शब्द वह व्यक्त कर रहा है पुल्लिंगवाची शब्द को। तो ऐसा पुल्लिंगवाची शब्द कौन है, वह है हीरा। अगला क्रम है मीठा सेब। सेब आपने बहुत बार खाए होंगे, बहुत बार मार्केट से फल वाले से खरीदा होगा। तो आप यह खरीदते वक्त पूछते होंगे किस दाम का है, सेब कैसा है, किस रंग का है, कितना बड़ा है, छोटा है, ऐसा है, कितने भाव का है। तो यह सारे शब्द का है, की है, के हैं। तो वहाँ पर जब का शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह पुंस्त्व जाति का बोध कराता है, पुरुषवाचक शब्दों का बोध कराता है। तो मीठा सेब, आप कभी यह नहीं कहेंगे कि सेब मीठी है, सेब खट्टी है, सेब तीती है, नहीं, सेब मीठा है, खट्टा है, अच्छा है, अच्छे रंग का है, अच्छे स्वाद का है, ऐसा कहा जाएगा। तो इन सभी वाक्यों को बोलने से यह स्पष्ट हो पाता है, आप जान पाएंगे कि सेब शब्द भी क्या है, पुल्लिंगवाची ही है, पुल्लिंग के अंतर्गत गिना जाएगा, एक निर्जीव वस्तु है। अगला क्रम है महंगा सोना। सोना वही जैसा कि एक हीरा रत्न है एक प्रकार का, डायमंड तो गोल्ड माने सोना। तो बोले कि सोना किस रंग का है, सोना कितने भाव का है, सोना कितना भारी है, कितना हल्का है, किस दाम का है। तो आप यह नहीं बोलेंगे सोना हल्की है, सोना पतली है, सोना मोटी है, सोना किस रंग की है, ऐसा कभी व्यवहार नहीं किया जाएगा, ना किसी को बोलते हुए सुनेंगे भी। क्यों, क्योंकि सोना शब्द नित्य ही, हमेशा ही, ऑलवेज क्या है, पुल्लिंगवाची शब्द है। तो इसके लिए महंगा, मोटा, छोटा, बड़ा, भारी, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्रम आया, बोलते हैं पका फल, कच्चा घड़ा और ऊंचा पहाड़। तो बोले कि पका फल, फल जो भी जितने भी सारे फल होते हैं सभी को बोध कराते हुए, तो फल शब्द क्या है, नित्य ही पुल्लिंगवाची है। फल किस दाम का है, फल कैसा है, कौन सा फल है। आप हमेशा पूछेंगे, मतलब बहुत कई किसी स्थान पर बहुत सारे फल रखे हों तो आप पूछेंगे यह कौन सा फल है, आप यह नहीं बोलेंगे यह कौन सी फल है, क्योंकि फल शब्द नित्य ही पुल्लिंगवाची है। तो आप यह बोलेंगे कौन सा फल है, किस रंग का फल है, किस पेड़ का फल है, ऐसा बोला जाएगा।
तो फल शब्द भी नित्य ही पुल्लिंगवाची है, जिसके लिए पका, मोटा, छोटा, बड़ा ऐसा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है विशेषण के रूप में। अगला क्रम आया घड़ा कच्चा। घड़ा मिट्टी से बनने वाला एक प्रकार का बर्तन है, पात्र है। तो बोले कि घड़ा शब्द क्या है, तो घड़े शब्द के लिए आप कच्चा, पका ऐसा शब्दों का प्रयोग करेंगे। बड़ा घड़ा, छोटा घड़ा, जब आप मार्केट से घड़े खरीदते होंगे कुम्हार से, तो आप बोलते होंगे हमें बड़ा घड़ा खरीदना है, हमें छोटा घड़ा चाहिए, हमें अच्छा घड़ा चाहिए। आप क्या नहीं बोलेंगे हमें छोटी घड़ा चाहिए, हमें बड़ी घड़ा चाहिए, या हमें अच्छी घड़ा चाहिए। आप बोलेंगे अच्छा, सुंदर, बड़ा, छोटा। तो ये सब पुल्लिंगवाची शब्द हैं, जिनसे यह निर्धारण हो जाता है कि घड़ा शब्द भी नित्य ही पुल्लिंगवाची है, पुंस्त्व का बोध कराने वाला यह शब्द है। अगला क्रम ऊंचा पहाड़। पहाड़, हिल्स वगैरह जितने भी पहाड़ होते हैं, तो बोले कि ये पहाड़ों के लिए आप सामान्य तौर पर शब्द प्रयोग करते होंगे, वह ऊंचा पहाड़ है। आप क्या नहीं बोलेंगे, वह ऊंची पहाड़ है। क्यों? क्योंकि पहाड़ शब्द पुल्लिंगवाची है। तो पहाड़ का अगर विलोम बनाया जाए, विपरीत बनाया जाए, तो पहाड़ का विलोम बन जाएगा पहाड़ी। आप किसी वादियों में ऐसे स्थान पर जाएंगे जैसे जहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ होते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ देखो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो छोटे छोटे कई सारे पहाड़ों का समूह पहाड़ियाँ कहलाएगा। तो पहाड़ी शब्द हो गया स्त्रीलिंगवाची, और उसी का ठीक विपरीत विलोम बना देंगे, बन जाएगा पहाड़। तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो पहाड़ शब्द बन गया पुल्लिंगवाची, जिसके लिए ऊंचा, छोटा, बड़ा, पतला ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि इनमें रंगीन शब्द पुल्लिंगवाची, अर्थात जितने भी ऊपर अभी हम लोग उपरोक्त शब्दों को देखे, यह सभी पुल्लिंग का बोध कराने वाले हैं, पुरुष प्रजाति का बोध कराने वाले यह सारे शब्द हैं। और इसी तरह जितने भी अनंत शब्द बच जाते हैं, उन शब्दों को भी आप अपनी आम दिनचर्या की भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर यह आप समझ पाएंगे कि कौन से शब्द पुल्लिंग का बोध कराने वाले हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले हैं। कैसे? जब आप उनको प्रयोग करेंगे अपने शब्दों में तब। अगला क्रम आया, बोलते हैं अंधेरी, गुफा, सस्ती, चीनी। अब कुछ स्त्रीलिंगवाची शब्दों के बता रहे हैं, ज्ञान कराते हैं। ऐसे शब्द जो निर्जीवात्मक हैं, जो प्राण रहित होते हैं। बोले अंधेरी गुफा। गुफा शब्द एक प्रकार का होल, पहाड़ों में बना हुआ एक प्रकार की सुरंग, एक गुफा। बोले कि यह गुफा छोटी है, यह गुफा बड़ी है, यह गुफा अच्छी है, यह गुफा सुंदर है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीत्व का बोध कराने वाले हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले हैं। अतः अंधेरी, छोटी, बड़ी, ये सब क्या है? पुल्लिंग, ये सब स्त्रीलिंगवाची शब्द। इसी का आप विपरीत बना दिया तो बड़ा, छोटा, पतला, लंबा, ये सारे पुल्लिंगवाची शब्द। अगला है सस्ती चीनी। शुगर आप कभी खरीदते होंगे, चीनी खरीदते होंगे मार्केट से, तो आप पूछेंगे चीनी का क्या दाम है, चीनी कितने रुपए की है, चीनी किस स्वाद की है, मीठी है। आप कभी नहीं बोले चीनी मीठा है, ऐसा नहीं बोला जाएगा, चीनी मीठी है। चीनी का कैसा स्वाद है? चीनी मीठी स्वाद वाली है। तो चीनी शब्द क्या हुआ? सस्ती है, महंगी है, अच्छी है, बुरी है, यह सारे शब्द स्त्रीत्व का बोध कराने वाले, अतः चीनी शब्द भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगला है अच्छी घड़ी। वॉच हम लोग दीवार पर देखते हैं, अपने हाथों में पहनते हैं, तो पूछते हैं दोस्तों से, भाई आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ, कितने बज रहे हैं। घड़ी अच्छी है, घड़ी सुंदर है, घड़ी किस रंग की है, घड़ी कितने दाम की है। तो दाम पूछना, उसके रंग रूप को बताना, उसके प्रकार को बताना, यह सारे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर स्त्रीत्व झलकता है। तो वहाँ पर शब्द क्या है? घड़ी। तो अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, यह सारे शब्द स्त्रीत्व का बोध कराने वाले हैं, जिसके कारण घड़ी शब्द क्या हुआ? नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। अगला है महंगी, चांदी, पीली, हल्दी। चांदी एक प्रकार का रत्न है, सिल्वर। तो बोले कि महंगी चांदी, चांदी का कैसा दाम है? महंगी है, चांदी सस्ती है, चांदी अच्छी है, चांदी सुंदर है। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग करने से आप यह समझ पाएंगे कि चांदी शब्द भी क्या है? नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। तो चांदी अच्छी होती है, चांदी सफ़ेद रंग की होती है, चांदी सफ़ेद रंग की सिल्वर होती है, तो सिल्वर रंग की होती है। ऐसा नहीं बोले सिल्वर रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, नहीं। क्यों? क्योंकि चांदी शब्द क्या है? नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। अगला है पीली, हल्दी। हल्दी जो कि आप अपने खाने के भोजन में प्रयोग करते होंगे, खाते होंगे। तो बोले कि हल्दी यह शब्द क्या है? नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। कैसे? हल्दी पीले रंग की होती है, हल्दी खाई जाती है, हल्दी भोजन में डाली जाती है, हल्दी पकाई जाती है, हल्दी बनाई जाती है।
तो इस प्रकार से बनाई जाती है, पकाई जाती है, निर्माण की जाती है, खाई जाती है, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले हैं, जिसके कारण हल्दी शब्द भी नित्य स्त्रीलिंग का है। अगला क्रम है बड़ी मेज और लंबी नदी। बड़ी मेज, मेज एक प्रकार का टेबल, तो बोलेंगे वह मेज इधर ले आओ। मेज ऊंची है, मेज को ऊंचा बनाओ, मेज को छोटी बनाओ। तो छोटी बड़ी यह सारे शब्द स्त्रीत्व का बोध कराने वाले हैं, जिसके कारण बड़ी मेज, छोटी मेज, यह मेज शब्द स्त्रीलिंगवाची हुआ। अगला लंबी नदी। नदी शब्द तो नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है, यह तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं। कुछ शब्दों में कन्फ्यूजन कभी हो सकता है, लेकिन नदी शब्द, नदी के लिए हमेशा आप नदी के बारे में जानते ही होंगे, नदी आपके घर के आसपास होगी, तो बोलते हैं नदी बहुत लंबी है, नदी बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ है, बहुत अच्छी है नदी। ऐसा नहीं बोलेंगे नदी अच्छा है, नदी लंबा है, नदी ऊंचा है, ऐसा नहीं। नदी अच्छी है, सुंदर है, लंबी है, टेढ़ी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। तो इन सारे शब्दों के प्रयोग करने से आप यह जान पाएंगे कि नदी शब्द तो नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। गहरी खाई और नई कमीज। बोले गहरी खाई, पहाड़ों से देखने पर नीचे का रास्ता वह खाई है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो कुआं शब्द बन गया पुल्लिंगवाची, उसका ठीक विपरीत विलोम शब्द बन गया स्त्रीलिंग में खाई। तो बोलते हैं गहरा गड्ढा या पहाड़ों से नीचे जाने का रास्ता खाई कहलाती है। तो बोले कि गहरी खाई, तो खाई के लिए आप प्रयोग करेंगे गहरी है खाई, अत्यंत गहरी है, अत्यंत छोटी है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये बोलेंगे खाई गहरा है, खाई छोटा है, खाई बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऊंचा तो खैर नहीं होगा, बहुत गहरा होगा, क्योंकि खाई नीचे के रास्ते को कहते हैं, ऊंचे के रास्ते को तो पहाड़ कहते हैं। तो बोले कि गहरी खाई है, तो गहरी शब्द का प्रयोग करने से वहाँ पर स्त्रीत्व का बोध होता है, स्त्रीत्व झलकता है, जिसके कारण खाई शब्द भी नित्य स्त्रीलिंगवाची हुआ। अगला नई कमीज। कमीज, कमीज जो पहनी जाती है शर्ट वगैरह। तो बोले कि कमीज शब्द क्या है, उर्दू से लिया हुआ उर्दू का शब्द है। बोले कमीज नई है, मैंने नई कमीज सिलाई, मैंने नई कमीज पहनी, मैंने नई कमीज खरीदी, उसने मुझे गिफ्ट में कमीज दी। तो कमीज शब्द क्या है, कमीज शब्द नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है, जिसपे आप इन शब्दों के प्रयोग करने से यह समझ पाएंगे कि स्त्रीत्व का बोध हो रहा है या पुंसत्व का बोध हो रहा है। तो नित्य ही यह शब्द स्त्रीत्व में जाएगा। फटी पुस्तक ऊंची मीनार। फटी पुस्तक, पुस्तक माने किताब, तो हिंदी में पुस्तक शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची का बोध कराता है, स्त्रीत्व का बोध कराने वाला यह शब्द है, स्त्रीलिंग का यह शब्द है। तो मेरी किताब फट गई, ऐसा आप लोग कहते हैं, मुझे नई किताब खरीदनी है, मुझे नई किताब पढ़नी है। तो इन सारे शब्दों को बोलने से खरीदनी है, फटी है, नई है, पुरानी है, मेरी किताब खो गई, ऐसा नहीं बोलेंगे अब मेरी किताब खो गया, मुझे नया किताब खरीदना है, नहीं, मुझे नई किताब खरीदनी है। तो ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से स्त्रीत्व का बोध होता है, जिससे कि यह पुस्तक शब्द यानी कि किताब शब्द स्त्रीलिंगवाची हुआ, जिसके लिए फटी शब्द का विशेषण का प्रयोग किया हुआ है। ऊंची मीनार, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मीनारें, तो उनके लिए ऊंची मीनार, ऊंची शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी मीनारें हैं। तो मीनार शब्द क्या हुआ, स्त्रीत्व का बोध कराने वाला स्त्री जाति का शब्द हुआ, जिसके लिए ऊंची, छोटी, बड़ी, अच्छी, सुंदर, ये सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए, मीनार शब्द के लिए। तो मीनार शब्द भी नित्य ही स्त्रीलिंगवाची हुआ। बोले इनमें रंगीन शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि इन शब्दों को बोलने से स्त्रीत्व का बोध होगा। यह सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले, गिने जाने वाले यह सारे शब्द हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ निर्जीव वस्तुओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को देखा। इसके अलावा अतिरिक्त जितने भी शब्द बचे रह जाते हैं, उन सारे शब्दों को आप अपने भाषा में प्रयोग करके, बोल करके यह समझ पाएंगे कि कौन से शब्द पुल्लिंग का बोध कराने वाले हैं और कौन से शब्दों से हम स्त्रीत्व का बोध करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब इसके अंतर्गत अगला क्रम है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह सारा कुछ आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से यह हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद समाप्त होता है, पूर्ण होता है, जिसमें हम लोगों ने लिंग के भेद देखे, लिंग की पहचान देखी
और लिंग का परिभाषा एक तय किया और पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उनके भेदों को कैसे पहचाना जाएगा, कैसे प्रयोग करेंगे, इसी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के दोनों क्रम के समूहों को भी हम लोगों ने देखा, जैसे कि पुजार का पुजारिन, ग्वाला ग्वालिन, पुत्र पुत्री, सेवक सेविका, लेखक लेखिका इत्यादि रूपों को हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से हम यह समझ पाएंगे आम अपनी भाषा को प्रयोग करते हुए बोलते हुए कि कौन से शब्द पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं।